एपिसोड 149। निया वॉज फामिश्ड। लेकिन क्योंकि जिराज ने तैयारी कर ली थी, निया को अब उसे कपड़े वापस रखने का बोलने में शर्म आ रही थी। वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो उसे कपड़े पहनने में मदद करता है। यहाँ बारिश के मौसम में लड़कियां 3 पीस वाले कपड़े पहनती हैं, जिसमें ट्यूब टॉप, लॉन्ग पैंट्स और जैकेट। जब ठंड का मौसम आता है तो वो ट्यूब टॉप नहीं पहनती हैं और भालू की तरह सीधे एनिमल स्किन लपेट लेती हैं। फिर जब वो कपड़े पहन लेती है तो अपना हाथ घास पर रखकर उठने की कोशिश करती है। वो अपनी सारी शक्ति लगा देती है, लेकिन फिर भी उठ नहीं पाती। उसे इतनी कमजोरी हो जाती है कि वो अपने आप खुद से खड़ी नहीं हो पाती है। फिर आखिर में जिराज उसकी मदद करता है, तभी वो उठ पाती है। जिराज बोलता है, तुम फ्रेश होना चाहती हो? निया बोलती है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर बाहर घूमना है। अब जब जिराज ने उसे याद दिला दिया था तो उसे फ्रेश होने जाने का मन होने लगता है। अभी क्योंकि उसकी बॉडी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो वो चाहती थी कि कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो, उससे अच्छा है कि मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लूं। वो जिराज की मदद से मेन रूम में तो आ जाती है, लेकिन उसके पैर लगातार कांपते हैं। अगर जिराज उसे नहीं पकड़ता तो अब तक गिर गई होती। घर के बाहर नदी ने आधी जगह डुबो दी थी। लंबी और पतली नदी अब बड़ी और चौड़ी हो गई थी। निया बोलती है, अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं और ये नदी कितनी ऊपर आ गई है। जब वो देखती है कि इस कांटेदार फल की जगह बदली गई है तो उसे अब उसकी चिंता नहीं है। फिर वो पूछती है, ये हमारे घर को भी डुबो देगी? जिराज तुरंत बोलता है, नहीं, मैं यहां बड़ा हुआ हूं। हर साल जब बारिश आती है तो नदी उफान पर आ जाती है, लेकिन वो घरों को कभी भी बहाकर नहीं ले जाती है। यहां का भूभाग भी ऊंचा है, तो अगर बाढ़ आती भी है तो पहले दूसरी जगह आएगी। सूप हल्का होता है, तो थोड़ी देर खड़े रहने के बाद निया को भूख लगने लगी। वो आग की तरफ देखती है जो जल नहीं रही थी। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है, क्या तुम मेरे लिए अंडे बना दोगे? मुझे फिर भूख लग गई है। जिराज बोलता है, जरूर, मेरे पास बैठ जाओ। आग जलाने से पहले वो निया को उठाकर लकड़ी के पास बैठा देता है। जैसे ही स्टीम्ड एग तैयार होते हैं, निया को लगता है कि उससे भी उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो जिराज को और बॉइल्ड एग्स बनाने को बोलती है। लेकिन वो दोनों चीजें खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता है। उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसे लगता है कि वो पूरी गाय ही खा जाएगी। इतनी बार जिराज को परेशान करने के बाद अब निया को उससे और खाना बनवाने में शर्म आ रही थी। फिर जब तक नागाल अपना शिकार लेकर आता है, वो अपनी भूख को कंट्रोल करके रखती है। नागाल बड़ा हिप्पोपोटामस लेकर आता है। जिराज उस बड़े शिकार को अजीब तरह से देखता है। फिर नागाल को बोलता है, तुमने इतना बड़ा शिकार क्यों पकड़ा है? ये उनके परिवार के खाने का तरीका नहीं था। नागाल भी इतना ज्यादा नहीं खा सकता। वो और निया भी ज्यादा नहीं खाएंगे। सिर्फ जिस परिवार में 4 से ज्यादा मेल्स होते हैं वही इतना बड़ा शिकार लाते हैं। हिप्पोपोटामस में चीते, भेड़िए और तेंदुए की तरह ज्यादा हड्डियां नहीं होती हैं, बल्कि इनमें इतना मीट होता है कि 4 से 6 लोगों का पेट आराम से भर जाए। नागाल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और शिकार को साफ करके उसके कुछ टुकड़े कर लेता है। नागाल जिराज की तरफ एक मीट का टुकड़ा फेंकता है, जो ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ज्यादा छोटा होता है, और वो बोलता है, इसे रोस्ट कर लो। निया आग के पास ही बैठी थी, तो जब वो आग पर रखे मीट को देखती है तो उसकी लार टपकने लगती है। जिराज निया को कई बार अजीब से देखता है और फिर निया को बोलता है, तुमने अभी ही खाना खाया है ना? वैसे तो इतना खाना निया के आधे दिन के लिए पर्याप्त होता है। निया शर्माते हुए अपने पेट पर हाथ फेरकर बोलती है, मुझे फिर से भूख लग रही है। उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा था। वो आगे बोलती है, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जिराज मुस्कुराकर बोलता है, ये तो अच्छा है कि तुम ज्यादा खा रही हो। जब तुम चबी हो जाओगी तो मुझे और भी अच्छी लगोगी। जब वो बोल रहा था तो साथ में निया के चेस्ट को भी देख रहा था। निया तुरंत अपने चेस्ट को एनिमल स्किन से ढक लेती है और फिर उसे डांटती है, बिगड़ा हुआ तेंदुआ। नागाल आधा खाना खा जाता है और आधा ग्राइंडिंग स्टोन पर छोड़ देता है। मीट बहुत जल्दी बन जाता है। निया की भी ताकत फिर आने लगती है। हिप्पोपोटामस का मीट काफी नरम था, इसीलिए निया को उसे चबाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सिर्फ 2 फुल बोल मीट खाने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है। उसने इतना खा लिया था
कि उसका पेट बाहर निकल रहा था। नागाल अपना थोड़ा सा खाना पचा लेता है और फिर निया को अपनी पूंछ में बांधकर बेडरूम में चला जाता है। निया घास पर लेटे हुए अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलती है, ये खाना खाने के बाद मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट लग रही हूं। नागाल इंसान का रूप ले लेता है और निया के पास जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी कमर पर एनिमल स्किन बांध रखी थी। ये सुनकर वो अपना हाथ निया के पेट पर रखता है। वो बोलता है, तुम और ज्यादा खा लो ताकि बच्चे को जल्दी से जन्म दे सको। निया मुस्कुराकर बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास तुम्हारे अंडे हैं? वो बोलते हैं कि फीमेल को प्रेग्नेंट होने में कई साल लगते हैं। उसे लगता था वो एक प्योर इंसान ही है, तो कई सालों तक वो सिर्फ साल में एक बार ही नहीं प्रेग्नेंट होगी, और उसे नहीं लगता था कि एक ही बार में उसके प्रेग्नेंट होने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन नागाल बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। नागाल बोलता है, मैं कोई साधारण पशु मानव नहीं हूं, मैं एक नाग पशु मानव हूं। वैसे तो नागाल के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे, लेकिन निया उसे अच्छे से जानती थी कि उसे बुरा लगा है। निया अपना खूबसूरत हाथ नागाल के हाथ में रख देती है। वैसे तो दोनों के हाथ ही फेयर थे, लेकिन निया के हाथ ज्यादा पिंक ग्लो कर रहे थे। वहीं नागाल के हाथ वैम्पायर की तरह डार्क पीले थे। खुद की सेफ्टी के लिए वो नागाल से बोलती है, क्या सच में इसमें एग है? जिराज निया के कंधों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, ज्यादा खाओ तो वो जल्दी ग्रो करेंगे। निया हाँ में सर हिलाती है। उसे गलती से नागाल की कमर पर 4 पिंक कलर के निशान दिखाई दे देते हैं। निया उसके और करीब जाकर देखते हुए बोलती है, ये चोट तुम्हें कब लग गई? नागाल के घाव भरने की शक्ति को देखते हुए लगता है कि उसे कपलिंग करते वक्त ये चोट लगी है। जिराज? निया को तुरंत ही जिराज का ख्याल आता है। क्या जिराज ने नागाल पर हमला किया था? क्या उन दोनों की लड़ाई हुई थी? अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी निया को डर लग रहा था। ये सुनकर जिराज के कान खड़े हो जाते हैं। उसके मुंह में मीट था, लेकिन वो खाते खाते रुक जाता है। नागाल उसे ज्यादा दिल पर नहीं लेता और बोलता है, कुछ नहीं, अब सब ठीक है। जिराज को भी राहत मिलती है। वो अपना मीट खत्म करता है और अब उसका पेट भी भर गया था। अभी भी उस स्टोन पर इतना मीट बचा था कि वो और निया एक पूरे दिन खा सकते हैं। वो जैसे ही सोचने गया कि वो उस मीट को कैसे संभालेगा, तभी उसका ध्यान उनकी बातों में जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि ये नाग कितना अभिमानी है। शायद निया उसके लेपर्ड कब्स को पहले जन्म देगी, लेकिन शायद नागाल का कॉन्फिडेंस भी किसी कारण से कम नहीं हो रहा था। निया को 2 घंटे भी नहीं हुए थे और उसे फिर भूख लगने लगी थी। फिर वो राइस नहीं मांगती है और हाई कैलोरी वाली चीज खाना चाहती है, जैसे कि मीट। सिचुएशन पर परेशान होते हुए निया की आंखें घूम जाती हैं। निया का अपने पेट पकड़ने पर चिंतित जिराज पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? ये सुनते ही नागाल, जो सोने ही वाला था, वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? निया धीरे से बोलती है, हाँ। थोड़ी देर के लिए निया को आश्चर्य होता है, क्या नाग पशु मानव की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है? उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब वो देखता है कि निया उठ रही है तो वो बोलता है, निया तुम मत उठो, मैं तुम्हारे लिए मीट रोस्ट करके लाता हूं। निया बोलती है, मैं सिर्फ उठकर घूमना चाहती हूं। जिराज आश्चर्य से उसके पैरों की तरफ देखकर बोलता है, तुम अभी चल पाओगी? निया का फेस अजीब हो जाता है। वो डर रही थी और नागाल से आग भी नहीं मिला पा रही थी। फिर वो बोलती है, मैं क्यों चल नहीं पाऊंगी? एपिसोड 150, निया इज टेरिफिक। निया के बोलने के बाद वो बहुत मुश्किल से उठ पाती है। नागाल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। निया बोलती है, तुम जाकर सो जाओ, जिराज मेरी मदद कर देगा। नागाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो घास पर लेट जाता है। उसे नींद आ जाती है। निया अपना दर्द भूलकर बाहर घूमने चली जाती है। जिराज भी उसके पीछे जाता है और बोलता है, तुम खतरनाक हो निया, मुझे राहत मिल गई है। निया बेडरूम के दरवाजे तक जाती है और फिर उसका सपोर्ट लेकर खड़ी हो जाती है। वो निया की तरफ लालसा की नजर से देखता है और बोलता है, जब हम कॉपुलेट करेंगे तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। निया दरवाजे को टाइट पकड़ लेती है और फिर ब्लड वॉमिट करती है। क्या उसके लिए कमजोर दिखना अब ज्यादा लेट हो गया था? नहीं, वो सच में कमजोर थी। अगर उसे जरूरी नहीं होता तो शायद वो उठती भी नहीं।
दीवार का सहारा लेते हुए वो बाहर निकल जाती है। स्टोन हाउस से लेकर सैंडपिट तक एक छत थी ताकि बारिश के मौसम में फीमेल्स को ज्यादा परेशानी ना हो, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि निया रास्ते में गीली हो गई थी। बाहर जाते समय वो जूता पहनना भूल गई थी, जिसकी वजह से उनके पैर फ्रीज हो गए थे। वो जल्दी से रिलीव हो जाती है और दीवार का सपोर्ट लेकर वहां से निकल जाती है। जिराज निया के मिट्टी लगे हुए पैर देखता है और उसे आगे जाने के लिए वेव करता है। निया, इधर आओ, आग से थोड़ा गर्म हो जाओ। जिराज आग में और लकड़ियां लगाता हुआ बोलता है, बहुत ठंड है ना? फिर वो अपने दोनों हाथ आपस में थपथपाता है और निया के पैरों पर लगाता है। निया अपने पैर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हटा नहीं पाती है। वो बोलती है, मेरे पैर छोड़ दो, ये गंदे हो रहे हैं। निया के पैर फेयर और बहुत ही स्लिम थे। उसके पैर पर लगी मिट्टी के धब्बे उन्हें और ही फेयर बना रहे थे। जिराज के हाथ गर्म थे, इसीलिए वो छुड़ा नहीं पाती है। वो सिर्फ उसके हाथ पर किक मारती है। जिराज बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ भी गंदे हैं। फिर वो अपने कठोर हाथों से निया के पैर पर लगी मिट्टी हटाता है। फिर उसके पैरों को अपने चेस्ट से लगाता है। वो उसके हाथों से और भी गर्म थे। वो निया को इतना आरामदायक लगता है कि निया चैन की सांस लेती है। वो अपने टोज से जिराज को परेशान करती है और जब वो कोई रिएक्शन देता है तो वो जबान निकालकर चिढ़ाती है। जिराज जोर जोर से सांस लेता है और उसकी आंखों का गोल्डन कलर भी और भी गहरा हो जाता है। उसकी आवाज भी कर्कश हो जाती है। वो बोलता है, अभी तुम्हें पूरी तरह ठीक होना है। निया बोलती है, क्या? उसे समझ नहीं आया था कि शुरू में क्या मतलब था, लेकिन जब वो उसमें चेंज देखती है तो फिर अपनी आवाज डाउन कर लेती है। अचानक से उसे अपने पैरों में तेज गर्मी लगने लगती है। अपने हाथ जमीन पर रखकर वो जिराज के चेस्ट से अपने पैर हटाने की कोशिश करती है। वो गहरी सांस लेता है और अपनी लोअर बॉडी को काम करता है। वो उसे गुस्से से देखता है, फिर बोलता है, तुम मुझे सेड्यूस मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। निया जल्दी से बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखकर बोलती है, मैं नहीं करूंगी। वो थोड़ी देर इंतजार करती है। फिर जब नगाल बाहर नहीं आता है तो वो राहत की सांस लेती है। वो बोलती है, मैं सिर्फ अपने टोज हिला रही थी क्योंकि उनमें ठंड लग रही थी। निया ये जानबूझकर नागाल के लिए बोलती है ताकि वो गलत ना समझे। निया ने भले ही वो चीज इंटेंशनली की हो, लेकिन जिराज को उस पर भरोसा नहीं था। अब जिराज को लग रहा था कि वो उसे सेड्यूस करने के लिए ही कर रही थी और उसकी सफाई ने उसे और भी प्रत्यक्ष बना दिया। वो बोलता है, तुम जो भी बोलो। जिराज की बातों में मुस्कुराहट फील हो रही थी। उसके एक्शन के बदले में जिराज उसके पैरों की मसाज करता है। अचानक वहां का माहौल अस्पष्ट हो जाता है। मीट की सिजलिंग साउंड भी उस माहौल को खराब नहीं कर पाती है। निया को अब यहां से बेधड़क घूमने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे पता नहीं होने के बावजूद भी वो वहां से गया नहीं। वो थोड़ी देर खेलता है और जब देखता है कि निया कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो वो उसे छोड़ देता है। आज भी निया ने 2 बोल भरकर मीट खाया। उसके पेट में अब जगह नहीं थी, फिर भी उसको लग रहा था कि वो 2 बोल और खा सकती है। वो अपने लिप्स का स्वाद लेते हुए बोलती है, आज मीट कितना टेस्टी बना है, बहुत संतुष्टि मिली इसे खाकर। जिराज को बुरा लगता है। वो बोलता है, तुम्हें अब राइस अच्छा नहीं लगता है? उसने राइस के बैग में से 20 बीज चुने थे और वो और भी एक्सचेंज करने वाला था। वो सच में चाहता था कि निया उसके हाथ के बोए हुए राइस खाए और वो बोल रही थी कि उसे अब राइस अच्छे नहीं लगते हैं। वो सोचता है कि इस नाग ने निया को इतने राइस दे दिए कि अब उसे राइस अच्छे ही नहीं लगते हैं। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं राइस खाना कभी नहीं छोड़ सकती। पिछले 10 सालों से वो राइस खा रही है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाई है। जिराज राहत की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छा है। निया उसकी तरफ देखती है। अजीब है, इसे तो उन लड़कियों से बहुत परेशानी थी जो राइस खाती थी। अब इसने अपने विचार क्यों बदल लिए? फिर वो बोलती है, अब मेरे राइस खाने से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? जिराज को याद आता है कि जब वो पहली बार निया को लाया था तब उसने उसे क्या कहा था। ये सोचकर वो शर्मिंदा हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को छिपाने के लिए उसने अपने मुंह में खाना डाल लिया। वो बोलता है, घर में इतने सारे राइस पड़े हैं, इन्हें नहीं खाएंगे तो ये सब खराब हो जाएंगे। निया बोलती है,
अगर हम ये नहीं खाए तो हम इन्हें बेच भी सकते हैं। सॉल्ट कितना महंगा आता है ना? हम इससे सॉल्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जिराज अपना मुंह घुमाता है और निया की तरफ देखता है। वो बोलता है, तुम ये नहीं बेचोगी? निया जिराज की तरफ प्रश्न चिन्ह की तरह देखती है। फिर वो अपना सर अलग करके बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा हूं, तो तुम राइस क्यों बेचोगी? निया को अपने दिल में अच्छा फील होता है। निया ठीक से खाना ना खाए ये उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपना सर नीचे करके स्माइल करती है। वो अपनी लाइफ एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उनके स्टोन हाउस के पास एक शेल्टर में 20 से भी ज्यादा पक्षी हैं। वो सभी बारिश की वजह से बुरा बर्ताव कर रहे थे। वो अपने पैर छुड़ाकर उड़ने के चक्कर में लगातार चोंच मार रहे थे। निया दीवार के सहारे देखने जाती है। एक हवा का झोंका आता है और निया के मुंह पर उसके सब पंख उड़ जाते हैं। जिराज कूदकर आता है और उन पक्षियों पर दहाड़ता है। वो निया के सामने खड़ा हो जाता है और उसे थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है। वो बोलता है, जब तक मैं इन पक्षियों को ऊपर उड़ा नहीं देता तुम दूर ही खड़े रहना। निया अपना मुंह साफ करते हुए अंदर चली जाती है। वो दरवाजे से टिक कर खड़ी थी। उसके पैर अभी भी जली की तरह कर रहे थे। थोड़ी देर पहले बाहर दिन था और अब सब शांत हो गया। निया बोलती है, तुम्हारा हो गया? वो दीवार के सहारे 2 कदम बढ़ती है। तभी उधर से जिराज पक्षी के अंडों को लेकर आता है। वो बोलता है, सिर्फ एक ही पक्षी ने अंडे दिए हैं। जिराज अपना सर हिलाता है तो हल्की बारिश के साथ उन पक्षियों के पंख गिरते हैं। वो बोलता है, इनके पंख कितने खराब हैं, काश हम लोग इनके पंख काट पाते। निया बोलती है, तुम बहुत क्रूर हो। लेकिन जिराज के शब्द उसे किसी चीज की याद दिलाते हैं। वो अपना सर उठाती है और उसकी आंखों में अजीब सा ग्लो है। वो पूछती है, तुमने पक्षियों के साथ क्या किया? अब वो कोई आवाज क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बोलता है, मैंने उन्हें एक साथ बांध दिया है। फिर वो एक हाथ से निया को उठाता है और अंदर ले जाता है। अपने पैर हवा में लटकाते हुए बोली, इन अंडों को नीचे रख दो और तुम्हारे बोन ब्लेड ले आओ। चलो और उन पक्षियों को समझाते हैं। जिराज चलते हुए रुक जाता है। वो अपना सर नीचे करता है और बेसुध होकर वो निया की तरफ देखता है। वो बोलती है, तुम सच में उनके पंख काटने वाले हो? निया चुप होकर उसकी तरफ आंखें घुमाती है। जिराज निया को पुरानी एनिमल स्किन लपेट देता है और फिर स्टोन ब्लेड और बोन ब्लेड लेकर पक्षियों के पास जाते हैं। वहां पक्षियों के पास से बेकार बदबू आ रही थी। वहां पर बहुत सारे पक्षियों के पंख और पूप थी। जिराज अपने पैरों से सब हटाता है और निया के बैठने के लिए जगह बनाता है। निया जिराज को छोटे पंखों वाले पक्षी को पकड़ने को बोलती है। फिर वो उसके पंखों को देखती है और जिराज को बोलती है, इसके पंखों को काट दो। जिराज बोलता है, मुझे लगता है अगर हम इनके पंख काट भी देंगे तो भी शायद ये उड़ सकते हैं। उसके एक्शंस बहुत जल्दी और एक्यूरेट थे। एक ही झटके में उनके पंखों को काटना था। वो पक्षी दर्द के मारे रोने लगा। निया भी आश्चर्य में पड़ गई थी। अभी तक निया को सिर्फ ये लग रहा था कि वो पक्षी सिर्फ शौक की वजह से रो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पंखों से खून बहने लगा। वो भी घास की तरह गाढ़ा था। अचानक उसके कंधे दर्द करने लगते हैं। फिर वो अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करके बोलती है, सॉरी। उसे याद आता था जब वो छोटी थी तब उसके दादाजी भी इसी तरह चिकन पालते थे। जब उनके पंख कठोर हो जाते थे तो उन्हें काट दिया जाता था। वो सोचती है कि वो शायद इसीलिए होता था क्योंकि वो बर्ड्स पुराने होते थे और उनके पंख कठोर होते थे। अच्छा हुआ कि उस पक्षी का ज्यादा खून नहीं बहा। अगर कोई सावधान न रहे तो खून पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जिराज तो हमेशा ही मारने के काम करता था और खून देखता था। ये उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने पक्षी के दूसरा पंख पकड़ा और उसे भी काट दिया। फिर उसके रोने की आवाज आने लगी। फिर जब वो पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तो सिर्फ उसकी ही आवाज आती है। वो अब उड़ नहीं पाता है। वो दोनों रिलीव्ड हो गए। जिराज ने यही चीज बाकी पक्षियों के साथ भी की। उनको छोड़ने के पहले उनके पंख काट दिए। वो पक्षी अब भी भागने की कोशिश करने लगे। अब वो अपने पंख तो फड़फड़ाते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। वो सिर्फ जमीन पर चल सकते हैं। फिर जब वो लोग बारिश में गीले हो गए तो बैठने के लिए फिर से शेल्टर में चले गए। उन पक्षियों का दर्द देखकर निया का दिल दुख रहा था। वो जिराज से बोलती है कि आज उनको ज्यादा खाना खिलाएं। उन पक्षियों को जो भी दिया वो उन्होंने जल्दी से खा लिया। वहां बहुत ज्यादा पक्षी थे, इसीलिए कई बार वो खाने के लिए लड़े भी और एक दूसरे से खाना भी छीना।
वैसे भी ये चिकन को पालने से पूरा अलग है। जब निया की पक्षियों के घर की ट्रिप खत्म हुई तो उसने खुद को पंखों के बीच में पाया। फिर जब वो स्टोन हाउस में आई तो उसने नई एनिमल स्किन पहन ली। निया कपकपाते हुए बोली, वो लोग बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? मौसम भी अचानक से ठंडा हो गया है। जिराज निया को लेकर आग के पास गया। आग भी बुझने ही वाली थी। फिर जिराज उसमें एक ट्री ब्रांच का गट्ठर डाल देता है और फिर उसमें फूंक मारता है, जिससे आग फिर जलने लगती है। जब नागाल का खाना पच जाता है तो वह आधे इंसान का रूप ले लेता है और रेंगते हुए मेन रूम में आ जाता है। निया फिर बैम्बू की बुनाई कर रही थी। इस बार वो उससे प्लेट बना रही थी और जिराज उनकी पॉलिश कर रहा था। नागाल का दिल खुश हो जाता है। वो निया के पास आकर उसको गले लगा लेता है। वो बोलता है, तुम अपने स्नेक बेबीज के लिए नेस्ट बना रही हो? निया घबरा जाती है। अचानक से उसकी तर्जनी उंगली में दर्द होता है और उस पर से खून निकलने लगता है। जिराज अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखता ही है। इतने में नागाल उसकी उंगली पकड़कर अपने मुंह में डाल देता है। निया हंसने लगती है। क्या मैं बोल दूं कि मैं तो सब्जी लाने के लिए बास्केट बना रही हूं? उस पुरानी बास्केट से अब मेरा कंधा दर्द करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी उंगली तीखे दांतों के बीच थी। वो अपनी उंगली छुड़ाने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम मेरे घाव में जहर मत डाल देना। निया की उंगली मुंह में होने की वजह से वो बोल नहीं पाता है। वो उसे देखकर गुस्से वाला लुक देता है। वो उसको सजा देने के लिए फोर्स से काट लेता है। वो ना तो जोर से काटता है और ना ही धीरे। उसका सुंदर चेहरा खराब हो जाता है। उसके कंधे पीछे मुड़ जाते हैं। वो बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने मेरी हड्डियां कुचल दी। तुम्हें पता है तुम्हें कितनी ताकत है? नागाल को देखकर जिराज जोर से दहाड़ता है। वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार था। एपिसोड 151 एपेटाइट ग्रोइंग बाय द डे। निया की आंखों में आंसू देखकर नागाल परेशान हो जाता है और जल्दी से उसको छोड़ देता है। फिर उससे पूछता है, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? निया अपनी घायल उंगली को दूसरे हाथ से रब करती है। वो दर्द के मारे थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोल पाती। निया को आराम देने के लिए जिराज उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे दिखाओ। फेयर और स्लिम उंगली की टिप पर लाल काटने के निशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद उसके घाव पर खून आना चालू हो जाता है। उसकी कोमलता देखकर कोई भी परेशान हो जाता। नागाल उसकी उंगली पर काटने का निशान देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। जब जिराज उसे गले लगाकर शांत कर रहा था तब नागाल खड़े खड़े उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। ये इतनी कोमल क्यों है? उसने अपनी ताकत को कंट्रोल कर लिया था। जब वो शिकार करने जाता है उससे तो बहुत कम ताकत उसने लगाई थी, लेकिन फिर भी उसने निया को तकलीफ पहुंचाई थी। ये सेम चीज पहले भी हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो बहुत जेंटल है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीमेल को रुला ही दिया था। नागाल को अपनी हरकत पर बहुत बुरा लग रहा था। जिराज भी दर्द में डूब गया था। वो निया को उठाकर अपनी लैब पर बैठा लेता है और बोलता है, तुम आराम से मेरी लैब पर बैठ जाओ। निया फिर अपनी उंगली रब करती है। उसे अब दर्द थोड़ा कम लग रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिराज उसे जोर से गले लगा लेता है और छोड़ता ही नहीं है। नागाल शांत होकर उठता है और बोलता है, मैं शिकार के लिए जा रहा हूं। नागाल पलक झपकते ही बाहर निकल जाता है। खाने का नाम सुनते ही निया के मुंह में पानी आ जाता है। वो नागाल की तरफ वेव करना चाहती थी, लेकिन जब तक वो ऊपर देखती तब तक तो नागाल वहां से जा चुका था। क्या नागाल गुस्सा था? उसके चेहरे की मुस्कुराहट जा चुकी थी। फिर उसने उदासी से बैम्बू उठाया और उसे बुनना शुरू कर दिया। जिराज का मन अभी भी निया के लिए दुखी था। वो उसका घायल हाथ पकड़ता और बोलता है, तुम्हें चोट लगी है, ये काम मत करो। निया नीचे बैम्बू प्लेट को देखते हुए बोली, ये ठीक है, अब मुझे सिर्फ सावधान रहना है। अचानक उसे ये आइडिया अच्छा लगता है कि वो इसे स्नेक बेबीज के नेस्ट के रूप में रख सकती है और इससे उसे नागाल को मनाने का मौका भी मिल जाएगा। इतना बड़ा काफी है। जब स्नेक बेबीज बड़े हो जाएंगे तो फिर इस पर नहीं सो पाएंगे। जब निया अपनी सोच में डूबी हुई थी, जिराज उसके हाथ से वो छीनकर साइड में फेंक देता है। जिराज बोलता है, अच्छे से रहो, एक बार तुम्हारा घाव भर जाए
उसके बाद इसे बनाना। निया उसे पकड़ने जाती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। अब उसके पास जिराज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बोलती है, ठीक है। नागाल काफी समय से गया हुआ था। वो फिर अंधेरा होने के बाद ही लौटा। इस बार उसने मोटा तगड़ा सूअर पकड़ा था। निया को काफी देर से भूख लग रही थी। शिकार को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। जिराज भी उस सूअर को देखकर काफी खुश हो गया था। उसने उस शिकार को हैंडल करने का फैसला लिया और उससे निया के लिए टेस्टी खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। नागाल और जिराज दोनों से ही पूरा खाना खत्म नहीं हो पाया, तो उन्होंने निया के लिए उसे संभाल कर रख दिया। आज से निया की भूख और बढ़ गई थी। पहले वो दिन में 3 मील लेती थी, लेकिन अब उसे दिन में 5 मील चाहिए होते थे। वो सिर्फ मीट ही खाती थी और रोज की बहुत ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करती थी। दूसरे मील के बाद जब वो पेट भर के खाती थी तो उसे लगता था जैसे उसका पेट फट जाएगा। वो सांस भी कम ले पा रही थी और जाकर ग्रास नेस्ट पर लेट गई। उसे चिंता होने लगी थी कि जब तक वो स्नेक बेबीज को जन्म देगी उसके पहले ही वो मोटापे से ही मर जाएगी। निया की भूख दिन पर दिन बढ़ने से जिराज को चिंता होने लगी थी। आज उसे बैली और भी बड़ी लग रही थी। वो निया के आसपास कुछ चक्कर लगाता है और दहाड़ता है। निया सर उठाकर जिराज को देखकर पूछती है, क्या बात है? निया को लगता है कि उसकी ताकत खत्म हो गई है। जिराज निया के पास आता है और अपनी नाक पास में लाकर उसे सूंघने लगता है। निया उसके नाक को कवर कर देती है और फिर अपनी वजनदार बॉडी को लेकर पीछे हट जाती है। निया का चेहरा लाल हो जाता है। वो पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने चारों पैर जमीन पर रखकर वो इंसान बन जाता है और निया को घूरने लगता है। क्या तुम्हारा घाव भर चुका है? निया मुस्कुराती है और बोलती है, अब दर्द नहीं हो रहा है। नागाल तुरंत ही बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर स्नेक एग नहीं है तो हमारे पास एक मौका है, हमें कॉपुलेट कर लेना चाहिए। जैसे ही उसका बोलना खत्म होता है उसकी नजर नागाल पर पड़ती है। वो उसके साइड में ही खड़ा था। जिराज तुरंत ही बोलता है। नागाल ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता, वो बस अपनी रेटिना थोड़ी बढ़ा लेता है। निया जब सुनती है कि जिराज वो मैटर आगे बढ़ा रहा है तो निया का मन कर रहा था कि वो यहीं ग्रास नेस्ट में ही गड्ढा खोद के और उसमें छुप जाए। निया अपने हाथ को अपने पेट पर घुमाते हुए बोलती है, मैंने ज्यादा खा लिया है, तुम मेरे खाना पचने तक इंतजार करो, ठीक है? वो थोड़ा दर्द में लग रही थी। जिराज दहाड़ते हुए मायूस होकर ग्रास नेस्ट पर लेट जाता है। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में आ जाती है। वो बोलता है, अगर तुम्हें अब पेट भरा हुआ ना लगे या फिर से भूख लगे तो फिर तुम सच में स्नेक बेबीज को जन्म दोगी, है ना? निया अपना पेट सहलाती है। वो थोड़ा फूला हुआ था। क्या इसमें सच में बेबीज होंगे? उसे डर और आराम दोनों मिल रहा था क्योंकि उसके पास 2 ताकतवर मेल्स थे। वो ये पॉसिबिलिटी लेकर आगे बढ़ती है कि उसके अंदर बच्चे हैं। जिराज उसके पेट पर थोड़ी देर लेटता है और फिर बोलता है, नागाल, तुम नागों में प्रेगनेंसी कितनी लंबी होती है? जब निया देखती है कि वो अपने नाग रूप में है तो उसकी जगह वो जवाब देती है, मुझे नागाल ने एक बार बताया था कि अगर लड़कियां ज्यादा खाती हैं तो बच्चों को जल्दी जन्म दे देती हैं। अगर खाना पर्याप्त है तो वो 1 महीने में भी जन्म दे सकती हैं। फिर वो नागाल की तरफ देखकर बोलती है, सही है ना नागाल? नागाल अपनी जीभ बाहर निकालता है। जिराज थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है, कॉपुलेशन और सोने के दिन भी मिला लो तो आज 5 दिन हो गए हैं, अभी और 20 दिन बाकी हैं। अचानक वो खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। अपने चारों पैरों पर खड़े होकर वो दहाड़ता है। फिर वो आगे बोलता है, मैं शिकार करने जा रहा हूं, हमें भी मेट बनना है। पता नहीं किन कारणों से, लेकिन निया को जिराज के बहादुरी भरे शब्दों में पीड़ा दिखाई दे रही थी। वो जिराज को देखती है और फिर अपना मुंह पलट लेती है। वो बोलती है, जब तुम इंसान का रूप लेते हो तो अपनी स्कर्ट पहन लिया करो। जिराज अपनी बॉडी हिलाता है और फिर तेंदुआ बनकर निया के चेहरे को चाटने लगता है। अचानक से निया का दिल सॉफ्ट हो जाता है। निया नागाल की तरफ देखती है और जिराज को जवाब देती है, मैं एक बार स्नेक एग को बर्फ दे दूं, फिर हम कॉपुलेट करेंगे। जिराज अपने तेंदुए के रूप में ही फ्रोज हो जाता है। वो निया को चुपचाप देखता जा रहा था। उसको गोल्डन आंखों में
निया साफ दिखाई दे रही थी। साथ साथ में वो उसे बार बार परेशान कर रहा था। अब जब उसे निया से वादा मिल गया था, उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम शिकार करने जा रहे हो। जिरास बाहर निकल जाता है। वो अभी भी शौक में था। जब वो विलेज से बाहर निकलकर खतरे से भरे हुए जंगल में पहुंचता है तो उसे कुछ आइडिया आता है। वो एक दहाड़ मारकर जंगली की तरह दौड़ने लगता है। जंगल में कुछ पीला दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसे ही वो जानवरों को डरा रहा था। वो बेचारे डर के मारे भाग रहे थे। पता नहीं कब से जंगल में शांति थी। वहां कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ तेंदुए की रोने की आवाज। जिरास को अपना पागलपन समझ में आ जाता है। वो दौड़ना बंद कर देता है और सावधान होकर इधर उधर देखता है। उसे आवाज आती है कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। जिरास तुरंत उधर मुड़ जाता है। फिर उसे एक चीते की आवाज आती है। जब वो पलटता है तो देखता है कि एक चीता उस जगह पर झपट्टा मारता है जहां वो एक क्षण पहले खड़ा था। जिरास दहाड़ता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये शिल्पा का साथी है। वैसे तो वो ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी पीठ चौड़ी है और उसके फर भी सॉफ्ट हैं। तो शिल्पा जब भी कहीं जाती है तो उसी पर बैठकर निकलती है। एपिसोड 152 एनसर्कल्ड। वो 2 स्ट्राइप्स पशुमानव था। जिरास को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा उसे तो लड़ाई करने की इच्छा थी। वो जमीन खोदकर उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक उसे एक से ज्यादा चीतों के दहाड़ने की आवाज आती है। जिरास तुरंत ही पीछे हो जाता है और अपने आसपास देखता है। वहां पर 7 पशुमानव थे और सभी शिल्पा के ही साथी थे। उस ग्रुप को 3 स्ट्राइप पशुमानव भवानी लीड कर रहा था। जिरास इतने सारे पशुमानव को देखकर चौंक जाता है। वो नाटक करता है कि वो उनमें से एक पर हमला कर रहा था और फिर धराशायी हो जाता है। वो लोग भी उस पर हमला करने आ जाते हैं। जब 2 पशुमानव आपस में टकराने वाले ही थे कि वो धीरे से एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है। वो टहनी जमीन के बहुत करीब थी और उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। वो दहाड़ता है। वो पिछली बार की तरह इस बार भी हमले से बच गया था। जिस चीते पर शिल्पा हमेशा घूमती है वो आदमी बन जाता है। फिर वो एक टहनी पकड़कर उस पर चढ़ने लगता है। वो बोलता है, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए इस बार तुम्हें जरूर मार दूंगा। जिरास बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो पेड़ पर बैठकर ठाठ से अपने पंजे को चाट रहा था। ये देखकर चीता पशुमानव और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो एक हाथ से टहनी पकड़ता है और जोर से ऊपर की साइड कूदता है। उसके पैर तने पर थे और उसकी बड़ी और बलवान बॉडी हिल रही थी। जिरास जो अपने पंजे को चाट रहा था वो अचानक खड़ा हो जाता है। पलक झपकते ही वो हवा में उछल जाता है। मेल टाइगर अपने हाथ से उसे मार देता है। उस तेंदुए के झपटने से वो नीचे गिर जाता है। अब जिरास अपने हाथ पर काटता है। जब भवानी देखता है कि हालात उनके साइड नहीं है तो वो इंसान का रूप ले लेता है और सभी को ऑर्डर देता है। वो बोलता है, सभी लोग इंसान बन जाओ और एक साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। वहां पर 5 चीते एक साथ दहाड़ते हैं। फिर वो लोग सीधे खड़े होकर इंसान का रूप ले लेते हैं और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उधर भवानी इधर उधर देखता है और फिर पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। जिस पल वो चीते को काटता है तुरंत ही वो अपना सर जोर जोर से हिलाने लगता है। चीता दर्द के मारे चिल्लाता हुआ अपने दूसरे हाथ से, जो कि अब पंजा बन चुका था, उससे जिरास को मार देता है। लेकिन पंजे दांत के मुकाबले इतने यूजफुल नहीं होते हैं। जब जिरास को फील होता है कि उसके सर पर कुछ लग रहा है तो वो उसे अपने हाथ से अलग कर देता है। क्योंकि वो जल्दी से अपने आप को बचा लेता है तो उसके सर के पीछे कुछ ही निशान लगते हैं। मेल चीते ने अपने बाएं हाथ को पकड़ रखा था। वो अपने आप नीचे झुक रहा था। एक छोटे से क्षण में जब वो तेंदुआ हमले से बच जाता है और उस पर हमला कर देता है, इस बार सीधा उसके मुंह पर लगता है। वो चीता उस हमले से बचना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। जब उसे लगता है कि वो लड़ाई में हार रहा है तो वो दूसरे पेड़ पर कूद जाता है। वहां से छलांग लगाकर उसके पीछे जिरास भी नीचे कूद जाता है। चीते को पता था कि इससे वो निश्चित ही मर जाएगा,
मिड एयर में जिराज उस चीते के ऊपर कूद जाता है और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा काट लेता है। फिर वो उसकी बॉडी को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके धीरे धीरे नीचे जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करता है और तेजी से पशु नगर की तरफ दौड़ने लगता है। भवानी, जो दूसरे पेड़ पर बैठा था, वो दांत दिखाते हुए गुस्से में बोलता है, वो नीचे उतर गया है, जल्दी से पशु मानव बन जाओ और उसका पीछा करो। तेंदुओं में सहन शक्ति कम होती है। वो जैसे ही नीचे कूदता है और उसका काम खत्म हो जाता है, सभी चीते पेड़ के तने को कसकर पकड़ लेते हैं। जिस स्पीड से वो लोग नीचे उतर रहे थे वो देख नहीं सकते हैं। भवानी डांटता है, मूर्ख। वो पशु मानव बनकर पेड़ से कूद जाता है और जिराज का पीछा करने लगता है। पशु मानव में सुनने की शक्ति तेज होती है। उन लोगों ने जिराज की बातें सुन ली थी, लेकिन वो सिर्फ 2 एनिमल्स ट्राइब पशु मानव थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकते थे। 2 एनिमल्स ट्राइब के साथ वो लोग ऊपर से कूदते तो अगर पैरालाइज नहीं भी होते फिर भी काफी समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाते। वो चीते पशु मानव सोचते हैं कि मैं कूदने से पहले और नीचे क्यों ना उतर जाऊं। एक सेफ हाइट पर पहुंचकर वो लोग नीचे कूद जाते हैं। जिस चीते को जिराज ने काटा था वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो अनजाने में ही पशु मानव बन जाता है। पशु मानव बनने के बाद उसे दूसरी बार चोट लगती है। पशु मानव बनने के बाद उसका टूटा हुआ सर वापस सही शेप में नहीं आता है। उसे सर में जो क्रैक्स आ गए थे उसकी वजह से कोई भी उसके ब्रेन का शेप देख सकता है। उसके सर से खून रिसने लगता है और नीचे जमीन भी खून से लथपथ हो जाती है। उनमें से कोई भी चीता नहीं था जिससे उसकी फिक्र हो। जैसे ही वो जमीन पर आते हैं वो तुरंत ही जिराज का पीछा करने लगते हैं। जिराज अपने पैर पर जितना जोर से दौड़ सकता है उतना तेज दौड़ता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि 3 एनिमल्स ट्राइब पशु मानव भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके इतनी तेज दौड़ने से उसकी बॉडी में से खून निकल रहा था। उसकी वजह से उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आसपास की चीजें तेजी से पीछे जा रही थीं, लेकिन अभी तक पशुनगर का गेट कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में धुंधलापन आने लगा था। उसके सर पे भी अंधेरा छाने लगा था। मेरा सर भारी हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। वो तेंदुआ अचानक से धीरे होने लगता है और भेड़िया उसके पास आता जाता है। जैसे ही वो जिराज को पकड़ने वाला था वो फिर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। एक दहाड़ के साथ वो फिर आगे निकल जाता है। एक पलक झपकते ही वो तेंदुआ शिकार लग रहा था। वो हवा में कूदता है और सबसे ऊपर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर जब भेड़िया अपने आप को हवा में झपटते हुए पाता है तो वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके पेड़ पर चढ़ने लगता है। थका हुआ जिराज थिक और स्ट्रांग तने को अपने तीखे नाखूनों से पकड़कर स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने लगता है। इस पोजीशन में उसके सर से खून आसानी से नीचे गिर रहा था, जो उसे और भी शांत बना रहा था। वो भेड़िया कूदता है, लेकिन फिर भी जिराज को पकड़ नहीं पाता है। अब उसके पास फिर से इंसान बनकर ऊपर चढ़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये पेड़ बहुत ही थिक था। इस पर एक राउंड में कम से कम 10 लोग चढ़ सकते थे। तीखे नाखूनों के बिना इस पर ऐसे चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। भवानी उस ग्रीनिश ब्राउन पेड़ के तने को देख रहा था। वो तेंदुआ भी ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। कुछ बालों जैसी जड़ें उस पर लटक रही थी और हवा में झूल रही थी। भवानी की आंखें चमक जाती हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो चीते भवानी की तरफ दौड़ते हैं और इंसान का रूप ले लेते हैं। उनमें से एक पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? भवानी इधर उधर देखता है और फिर एक लता उठाकर उसे उखाड़ता है और सब टाइगर समझ जाते हैं कि क्या करना है। फिर वो जिराज को ऊपर चढ़ते हुए दुखी नजरों से देखते हैं। भवानी उस लता को ऊपर फेंकता है और उसे जिराज के गले में अटका देता है। फिर जोर से उसे झटके से खींचता है और जिराज को नीचे गिरा देता है। जमीन पर गिरने के पहले जिराज के पैर थोड़ी देर हवा में चलते हैं और फिर कठोर आवाज के साथ वो जमीन पर आ जाता है। तुरंत ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके पैर में मरोड़ आ जाती है। सभी मेल टाइगर्स फिर पशु मानव बन जाते हैं और जोर से दहाड़ने लगते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जिराज को घेर लिया था। फिर एक अहंकारी हंसी के साथ वो फिर लता को हवा में उछालता है और जिराज को उस पर लटका देता है। अपनी सादगी वापस पाने के बाद
वो खुद को छुड़ाने के लिए अपना मुंह साइड में करता है। फिर वो जमीन से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है। वो चीते पशुमानव जिरास को पूरी तरह से घेर लेते हैं। उन लोगों के थोड़े चेहरे ही अलग लग रहे थे, बाकी तो उनके चेहरे पर सेम ही चमक थी। जिरास सरदर्द से परेशान हो जाता है और खुद को शांत करने के लिए वो जोर से अपना सर हिलाता है। भवानी टाइगर के सर्किल में आकर जिरास का मजाक बनाता है। ये तुम चाहते हो? हम तो यहां शिल्पा के लिए जंगली सुअर ढूंढने आए थे। हमें नहीं पता था कि तुम हमें यहां इस तरह पागलों की तरह मिलोगे। हम लोग तुम्हें मारकर भी शिल्पा को खुश कर सकते हैं। जिरास धीरे से सर्किल के आसपास जाता है। सभी टाइगर को लगता है कि उसने डेथ फेस कर ली है, इसीलिए वो उसका रास्ता नहीं रोकते हैं। अगर वो पीक पर होगा तो उसे हमला करके बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ परेशानी थी। उसे पता नहीं था कि उसके सर में क्यों लगी थी। ये पहले कभी नहीं हुआ था। वहां जिरास को गैप मिल गया था, फिर भी वो सर्कल में घूम रहा था। फिर वो गैप के 90 डिग्री पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे खुद को जिंदा रखना था। उसने तो अभी तक मेट नहीं किया था।